हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10.2 के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग एंड फंक्शंस। इस चैप्टर का आज हमारा 7th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, या आप ये कह सकते हो कि टर्म यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग। जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर डीलिंग करते हो तो कौन कौन सी टर्म यूज़ करते हैं उनके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखो, पहली टर्म जो है वो टर्म है बदला। इसको कहते हैं बदला या कंटेंगो कहा जाता है। इसको कंटेंगो कहा जाता है। इसको हम कहेंगे तेजड़िया बाजार। बदला या कंटेंगो, तेजड़िया द्वारा प्रतिभूतियों के भाव घटने के कारण सौदे की तिथि को, तेजड़िया मतलब होता है जो तेजी को दिमाग में रखकर वो ये सोचता है कि मैं अब जो शेयर खरीद रहा हूँ इसका भविष्य में रेट तेज हो जाएगा। उसके दिमाग में तेजी का वर्ड रहता है, इस कारण से उसको तेजड़िया कहा जाता है। तो आप देखो, ये जो तेजड़िया है वो प्रतिभूतियों के भाव घटने के कारण सौदे की जो तिथि होती है उसको स्थगित करवाने के लिए जो फाइनेंशियर होता है उसको दिए गए ब्याज को बदला या कंटेंगो कहता है। अब ये तेजड़िया है, मान लेते हैं इसने आज 1 जनवरी को शेयर खरीदे हैं, 20 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, 20 शेयर खरीदे हैं। इसकी डीलिंग कब है? 1 मार्च को इसको शेयर बेचने हैं, ठीक है। ये शेयर खरीदने इसने 100 रुपये पर शेयर के हिसाब। इसके दिमाग में ये था कि मार्च को ये शेयर कितने होंगे? मार्च में ये 150 रुपये के शेयर होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसके दिमाग में तो ये था कि 1 जनवरी के जो मैंने शेयर खरीदे हैं वो 1 मार्च को 150 रुपये के होंगे, लेकिन 1 मार्च को शेयर कितने के हो गए? 95 के हो गए। तो अब ये क्या करता है, जो फाइनेंशियर होता है उसको ब्याज दे देता है, या जिसको बदला कह देता है, वो ब्याज देकर ये इस डीलिंग को 1 मार्च के बजाय 1 जुलाई या आगे ले जाता है। तो उसको कहा जाता है कंटेंगो या बदला, ठीक है। सेकेंड है उल्टा बदला, बैकवार्डेशन। अब अभी तो हमने तेजड़िया के बारे में जिक्र किया, सेम इससे उल्टा होता है मंदड़िया जो मंदी को दिमाग में रखकर शेयर का सौदा करता है। मंदड़िया द्वारा प्रतिभूतियों के भाव बढ़ने के कारण सौदे की तिथि को स्थगित करवाने के लिए फाइनेंशियर को दिए गए ब्याज का उल्टा बदला कहते हैं। अब देखो, मंदड़िया क्या करता है? मंदड़िया ये देखता है कि भविष्य में मंदी आएगी, ठीक है। वो क्या करता है, वो जैसे कि 1 जनवरी को इसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 20 शेयर 100 रुपीज वाले खरीदूंगा। कब खरीदूंगा? 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को। इसको उम्मीद थी कि 1 मार्च को ये शेयर कितने के होंगे? 80 रुपीज के होंगे। इसके दिमाग में क्या चल रहा था? मंदी का क्वेश्चन चल रहा था कि भाई मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20 शेयर का और मैं 20 शेयर ले रही हूँ, ये लाखों की संख्या में होते हैं शेयर, ठीक है। 100 रुपये वाला शेयर था। इसको ये लग रहा था, जो मंदड़िया है, ए व्यक्ति है, इसके दिमाग में ये था कि 1 मार्च को मैं शेयर खरीद लूंगा क्योंकि आज 1 जनवरी को तो 100 का रेट है और 1 मार्च को 80 का हो जाएगा। उस रेट पे मैं खरीद लूंगा और बाद में जैसे ही रेट तेज होंगे तब बेच दूंगा, ठीक है। तो उल्टा हुआ क्या, ये 1 मार्च को शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। अब 120 होगी तो इसका तो रेट जो सोचा था उससे उल्टा बढ़ने लग गया। तो क्या करता है ये, अब इसको वो इस तारीख को वो आगे स्थगित करना चाहता है, या 1 मार्च को वो स्थगित करके आगे खसकाना चाहता है, यानी आगे सरकाना चाहता है तारीख को। तो इसके लिए वो क्या करता है, फाइनेंशियर जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको ब्याज जितने दिन आगे सरकाएगा या जितने दिन आगे स्थगित करेगा उतने दिन के लिए ये क्या करेगा, उल्टा बदला, मतलब उस तारीख को आगे सरकाने के लिए उसको कुछ ब्याज देगा। उसी को कहा जाता है उल्टा बदला या बैकवार्डेशन, ठीक है। मंदड़िया
मंदड़िया क्या होता है? मंदड़िया को कहते हैं बियर। यह एक ऐसा सट्टेबाज होता है जो प्रतिभूतियों के भविष्य में बाजार भाव कम होने की उम्मीद से बिक्री के वायदे से सौदा करता है। मंदड़िया ये सोचता है कि भविष्य में क्या होगा, मंदी होगी, और उसको दिमाग में रखकर ये बिक्री का सौदा करता है। इसकी उम्मीद होती है कि स्फूर्तगी की तिथि से पूर्व या उसी दिन प्रतिभूति के मूल्य कम हो जाएंगे और वो क्या करेगा, घटे हुए मूल्य पर प्रतिभूतियां खरीदकर डिलीवरी दे देगा। ये स्टोरी जो होता है निराशावादी होता है। यदि इसके अनुमान के विपरीत रेट चले जाए, क्योंकि इसके दिमाग में तो था मंदी, अगर रेट उल्टा बढ़ने लग जाता है तब इसको हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है मंदड़िया बाजार। मंदड़िया बाजार, बियर मार्केट, एक लंबे समय तक प्रतिभूतियों के बाजार भाव में गिरावट चलते रहने की स्थिति को मंदड़िया बाजार कहते हैं। जब एक लॉन्ग पीरियड तक मार्केट डाउन ही डाउन जा रहा है, यानी कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसको कहते हैं मंदड़िया बाजार। अभी आपको जैसे ही पता है कि ये जो है आपका जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक लगभग आपका मंदड़िया बाजार बियर मार्केट ही रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन ही गई है। इसके में फिफ्थ जो है टर्म है वो है बिड प्राइस। बिड प्राइस को कहते हैं बोली। वो मूल्य जो ग्राहक ऐसी प्रतिभूति को खरीदने के लिए या देने के लिए तैयार होता है उसे कहते हैं बोली मूल्य। जैसे कि नीलामी नहीं होती, नीलामी में बोली लगती है, सेम उसी तरह से भी शेयर मार्केट में अगर कोई बहुत ही रेपुटेड कंपनी है उसके शेयर खरीदने के लिए बोली दी जाती है, बिड प्राइस कहते हैं उसको। ब्लू चिप शेयर, ब्लू चिप शेयर क्या होता है? ये जो समृद्धशाली रेपुटेड कंपनी होती है उनके शेयर को ब्लू चिप शेयर कहा जाता है। बोर्सिस, बोर्सिस स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम है। बोर्सिस, बोर्सिस क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम है। ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज का जो सदस्य गैर सदस्यों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, यानी कि जो ब्रोकर होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। और जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए वो सेलिंग और परचेजिंग का काम करता है। इसे क्या कहा जाता है? दलाल कहते हैं। भारत में इस सदस्य को कमीशन ब्रोकर भी कहते हैं, कमीशन दलाल भी कहा जाता है। बुल मार्केट या तेजड़िया क्या होता है? बुल, प्रतिभूतियों के मूल्यों में बढ़ोतरी की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको तेजड़िया कहा जाता है। यह परिकल्प यानी कि ऐसा सट्टेबाज वायदे के कार्य के सौदे इस उम्मीद से करता है कि प्रतिभूतियों की स्फूर्ति जिस दिन डिलीवरी करनी होगी उस डेट को या उससे पहले उसका बाजार में भाव बढ़ जाएगा, और वह क्या करेगा, वो उस प्रतिभूति को अधिक भाव पर बेचकर, इसके पास ऑलरेडी होती है शेयर, उनको वो उस डेट को उम्मीद लगाता है कि बढ़ जाएंगे और उस तारीख को बेचकर जो है वो प्रॉफिट कमा लेगा। इसको कहा जाता है आशावादी स्टोरिया, या यह स्टोरिया आशावादी होता है, अर्थात यह हमेशा प्रतिभूतियों के बाजार भाव में वृद्धि का इंतजार में रहता है, और अगर इसका अनुमान गलत हो जाए, बढ़ने की बजाय अगर रेट डाउन हो जाए तो क्या होता है, इसे लाभ की बजाय हानि होती है। नेक्स्ट है कॉल ऑप्शन। ये एक ऐसा विकल्प देता है, कॉल ऑप्शन है ये। इसे विशेष प्रतिभूति पूर्व निश्चित मूल्य पर या एक निश्चित दिन, यहाँ पे कॉल ऑप्शन का मतलब है एक फिक्स प्राइस, एक फिक्स दिन, ठीक है। इस मूल्य पर खरीदने या न खरीदने का अधिकार प्रदान करता है, इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। कंटेंगो क्या होता है? अभी हमने जो पहले पॉइंट में पढ़ा सेम वही है। मंदड़िये द्वारा प्रतिभूतियों के भाव बढ़ने के कारण सौदे की तिथि को स्थगित करवाने के लिए जो फाइनेंशियर होता है उसको जो ब्याज दिया जाता है उसको कंटेंगो कहा जाता है। कर्नेरिंग क्या होता है? रोके रखना, इसके तो नाम से ही पता चलता है। किसी विशेष प्रतिभूति की लगभग पूरी सप्लाई, यानी कि किसी कंपनी की जितने भी शेयर है, जो सप्लाई है, जो शेयर है, उनको या तो कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह रोके रखता है तो उसको कर्नेरिंग कहा जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन मार्केट में आ जाती है तो जो मंदड़ियां होते हैं इनको ऐसी ऐसी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
कठिनाई का सामना मीन्स इनको बहुत ज़्यादा रेट देने की पड़ती है इन ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए। तो इस ऐसे समय में जो मंदड़ियाँ होते हैं इनको बहुत हानि होती है। ये है करेक्शन, इलेक्शन नहीं है भी, करेक्शन, ठीक है। करेक्शन मतलब संशोधन का अभिप्राय अचानक विपरीत दिशा में चलने से। मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर बढ़ रहा था, अचानक कोई सिचुएशन आई, मार्केट नीचे जाने लगा। जैसे कोरोना काल था, उससे पहले मार्केट चंगा भला ऊपर जा रहा था, पर जैसे ही कोरोना आया तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे मार्केट क्या हुआ, डाउन आना स्टार्ट हो गया। यानी कि जब मार्केट जिस दिशा में चल रहा है, चलता चलता एकदम से अपनी दिशा को चेंज कर लेता है, तो उसको कहते हैं करेक्शन। पेपरलेस, पेपरलेस मतलब डीमैटेरियलाइजेशन। डीमेट अकाउंट आपको बताया था। डीमेट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अंशधारी के वास्तविक अंश प्रमाण पत्रों को वापस लेकर उसके स्थान पर जितने भी संख्या के शेयर उसके सर्टिफिकेट में लिखे हुए उतनी संख्या के शेयर उसके खाते में एक डिजिटल रूप में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और ये काम कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि जो ब्रोकर है वो काम करता है। उसके पास ये अकाउंट ओपन किया जाता है और उसके पास जो अकाउंट है उसी अकाउंट में ये शेयर आपके शो किए जाएंगे। इसके बाद अंशधारी जब भी चाहे खाते में से जो भी नंबर ऑफ शेयर शो हो रही है उनमें व्यवहार कर सकता है। व्यवहार मीन्स वो और भी शेयर खरीद सकता है, इनको सेल भी कर सकता है। अब उसको जो भी नंबर ऑफ शेयर सेल करेगा तो वास्तविक स्फूर्ति देनी पड़ेगी, ना नहीं देनी पड़ेगी, और न ही उसको अगर परचेज करेगा तो ये जो है वास्तविक स्फूर्ति यानी कि डिलीवरी लेनी पड़ेगी। उसके डीपी के पास यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोले गए खाते को क्रय विक्रय किए गए अंशों से की संख्या से क्रेडिट और डेबिट करना होता है। अंशों में डीमेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना एक नई पद्धति है। यूरो बॉन्ड क्या होते हैं, ये बॉन्ड जो देश के बाहर निर्मित किए, जो विदेशों में, आप सीधा सा कह सकते हो कि ऐसे बॉन्ड जो इंडिया से बाहर विदेशों में इशू किए जाते हैं उनको यूरो बॉन्ड कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, वे सौदे जो मूल्यों को प्रभावित करने वाली अनपब्लिश्ड सूचनाओं के आधार पर किए जाते हैं। और अनपब्लिश सूचनाएं किनको पता होगी, या तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो संचालक होते हैं उनको पता होती है, या प्रमोटर को पता होती है। तो ऐसी जो ट्रेडिंग होती है उसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, संस्थागत विनियोक्ता, वे संस्था जो प्रतिभूतियों में बहुत अधिक संख्या में व्यवहार करती है, लाखों की करोड़ों की संख्या में जो शेयर खरीदती है, परचेज करती है, सेल करती है, उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। इन्हें स्मार्ट विनियोक्ता भी कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर भी कहते हैं। ये कौन सी होती है, जैसे वित्तीय संस्थाएं होगी, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड हो गए, बैंक हो गए, इनको कहा जाता है। कर्व ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार के घंटों के पूर्व और पश्चात किए जाने वाले व्यवहार को कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे ओपन कब होता है, 9:15 AM पे ओपन होता है, ठीक है। अगर आप 9 AM पे जो ट्रेडिंग करोगे उसको कर्व ट्रेडिंग कहेंगे। क्लोज कब होता है, 3:15 पे होता है, 3:15 PM पे होता है, ठीक है। अगर 3:15 के बाद अगर 3:30 पे आप कोई ट्रेडिंग करते हो तो उस ट्रेडिंग को कर्व ट्रेडिंग कहा जाता है। इसको जीरो आवर भी कहा जाता है। लेम डक, जब एक मंदड़िया, ये पॉइंट आप ध्यान से समझना भाई, ये कई बार आ जाता है 2 नंबर में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। लेम डक क्या होता है, जब एक मंदड़िया, यहाँ पे क्या है मंदड़िया, जो ये उम्मीद रखता है कि बाजार का भाव नीचे आएगा, अपने वायदों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह ठीक उसी तरह से संघर्ष करता है जैसे एक लंगड़ा बतख एक टांग पे खड़ा होने में दिक्कत महसूस कर रहा होता है। उदाहरण देते हैं, जैसे 1 जनवरी 2007, ये डेट याद रखना, 1 जनवरी 2007 है। मिस्टर राजनवाला एक्स लिमिटेड कंपनी के 10,000 शेयर 15 फरवरी 2007 की 150 रुपए प्रति अंश की दर से मिस्टर मोहनवाला को बेचने का सौदा करता है। इसने 1 जनवरी को 2007 को 10,000 शेयर कहा कि मैं 15 फरवरी को आपको डिलीवरी दे दूंगा 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पर मिस्टर राजनवाल कौन है, सेलर है, यहाँ पे ध्यान रखना।
का विचार है कि 15 फरवरी को इन अंशों का भाव जो है 150 नहीं तो कम से कम 120 रुपए तो होगा ही, और उसे 30 रुपए प्रति अंश लाभ हो जाएगा। ठीक है, माना उस दिन इन अंशों का भाव 200 रुपए हो जाता है, इसने क्या कहा था 150, भाव कितना हो गया, बढ़ गया, 200 हो गया। ठीक है, अब उसे कितनी लॉस हो रही है, 50 रुपए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो इन्हीं 10,000 शेयर को कितने में सेल करता, 200 में करता, पर अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसको सेल कितने में करने पड़ेंगे, रेट 200 चल रहे हैं पर इसको सेल तो 150 में करने पड़ेंगे, तो इसको 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से लॉस हो जाती है। इस टाइम जो है उसको 50 रुपए पर शेयर लॉस हो रही है, तो इस टाइम उसकी स्थिति जो है अपनी लॉस को देखकर ऐसी लगती है जैसे कि कोई लंगड़ा बतख है जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, एक पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसकी भविष्यवाणी यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। विषम संख्या क्या होती है, ओड लोट्स क्या होती है। शेयर बाजार में एक कंपनी के अंशों को एक विशेष संख्या में ही खरीदा और बेचा जाता है। ये जो है ये ओड लोट्स और इवन लोट्स की बात की जाती है जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तब। ठीक है, यह विशेष संख्या सभी कंपनियों की अलग अलग हो सकती है, जैसे किसी कंपनी के अंशों की संख्या 100 के गुणक में हो सकती है, किसी की 50 के, किसी की 10 के गुणक में भी हो सकती है। तो इस प्रकार अंश समूह को सम लोट कहा जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत यदि अंश उक्त संख्या में से कम मात्रा में खरीदे जाते हैं तो उन्हें ओड लोट कहा जाता है। ठीक है, कंपनी अंशों को एक लोट्स में ही निर्मित करती है, ये फर्स्ट टाइम इशू करते हैं तब की बात है। कंपनी ये कह देती है अगर कोई शेयर होल्डर है उसको कम से कम 10 शेयर लेने कंपलसरी है। इस तरह से ये एक क्या है, एक लोट है। अगर उसको एक शेयर और दिया जाता है तो इस एक शेयर को क्या कहेंगे, इसको तो कहेंगे एक लोट और एक ओड लोट कहेंगे। ठीक है, ये केवल फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है कंडीशन तभी होती है, बाद में नहीं होती। बाद में आप शेयर मार्केट से जब जितने चाहे शेयर खरीद सकती हो। ठीक, लेकिन कभी कभी कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस अंश देती है। देखो फर्स्ट टाइम इशू करेगी तो कितने दे रही है, मैंने 10 का मल्टीपल लिया है, एक लोट दिया इसने, लेकिन कंपनी ने क्या किया, एक इसको बोनस शेयर भी दे दिया, तो ये लोट हो गया और ये ओड लोट हो गया। ओड लोट तभी दिया जाता है जब कंपनी बोनस शेयर देती है। ठीक है, जैसे एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश है उसे 2 बोनस अंश देना है, तो इस प्रकार उसके पास 100 अंश तो लोट में होंगे और 2 अंश ओड लोट में होंगे। विषम संख्या, इसको धारणा डिपॉजिटरी पद्धति में अब जो है ये धारणा डिपॉजिटरी पद्धति जो है खत्म हो गई है, केवल इनिशियल जो इशू होता है उसी पे है। अब एक अंश भी संख्या सम संख्या हो सकती है, यानी कि एक अंश भी आप खरीद सकती हो। नेक्स्ट है आपका पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता है जो विक्रय से रिलेटेड होता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन होता है परचेज से रिलेटेड, पुट ऑप्शन होता है विक्रय से, विक्रय का विकल्प दिया जाता है। यह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो विकल्पधारी को निश्चित नजराना चुकाने पर विकल्पदाता को विशेष प्रतिभूति निश्चित समय पर और एक निश्चित दिन बेचे और न बेचने का अधिकार प्रदान करता है। अगर वो बेच देता है तो ठीक है, अगर नहीं बेचता है तो उसको एक नजराना यानी कि कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, अगर वो नहीं सेल करता है तब। सेबी के बारे में अभी इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि ये एक ऐसी संस्था है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, निवेशकों के हिस्सों की सुरक्षा प्रदान करती है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस संस्था का प्रारंभ कब हुआ था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को समाप्त किया गया था जो 1947 में स्थापित हुआ था, क्योंकि वो जो एक्ट था वो शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए उसको समाप्त करके इसको लागू किया गया था। सिक्योरिटीज क्या होती है, प्रतिभूतियों का शाब्दिक अर्थ है वित्तीय दावे को प्रस्तुत करने वाले डॉक्यूमेंट्स, जैसे शेयर, डिबेंचर, बचत पत्र, विनिमय पत्र, इनको कहती है। लेकिन शेयर बाजार के संदर्भ में सिक्योरिटी का अभिप्राय ऐसे प्रपत्रों से है जिनका शेयर मार्केट में क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे
शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इनको ही कहा जाता है। सेंसेक्स क्या होता है? मुंबई शेयर बाजार जो आपका BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनी है उनकी जो डीलिंग होती है उनके एवरेज से एक इंडेक्स निकाला जाता है, उसको कहा जाता है सेंसेक्स। ये जो सेंसेक्स है ये बाजार के भाव को अप डाउन जो होता है उसको शो करता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? न्यून विक्रय। न्यून विक्रय का अभिप्राय ऐसी प्रतिभूति के विक्रय से जो विक्रेता के पास होती ही नहीं। न्यून विक्रय मतलब उसके पास वो सिक्योरिटी है ही नहीं। विक्रेता इस उम्मीद से विक्रय कर देता है कि उस प्रतिभूति का मूल्य घटते ही वह उसको डिलीवरी दे देगा। जैसे मूल्य घटेगा वो क्या करेगा, जैसे कि मान लेते हैं एक इन्वेस्टर है, वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को एक शेयर है वो 50 रुपए में सेल कर देता है एडवांस में। अभी इसके पास कुछ नहीं है, उसको उम्मीद है कि फ्यूचर में कम होगी, इसने सेल कर दिया, उसको उम्मीद है कि फ्यूचर में कम होगी। ये उम्मीद लगाता है कि जब ये 30 रुपीज़ का होगा, कोई तारीख फिक्स है, जैसे 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जैसे 1 मार्च को ये देता है, तो इसको ये उम्मीद है कि 1 मार्च को ये 30 का होगा तो मैं उस दिन इसको खरीद कर इसको डिलीवरी दे दूंगा। ठीक है, तो इस उम्मीद से ये क्या करता है, उसको सेल कर देता है। अगर शेयर उसकी आशा के विपरीत है, 30 की बजाय अगर वो 60 का हो जाता है तो इसको क्या हो जाता है, 10 रुपीज़ की लॉस हो जाती है। ठीक है। स्पेक्यूलेटर, सट्टेबाज क्या होता है? वे व्यक्ति जो प्रतिभूतियों का वास्तविक क्रय विक्रय नहीं करते बल्कि उनके बाजार भाव में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार करते हैं, उन्हें सट्टेबाज कहते हैं। चंचल सट्टेबाज क्या होता है? ये चंचल सट्टेबाज वो होता है जो न तो प्रतिभूतियों का क्रय करता और न ही विक्रय करता। ये केवल क्या करता है, जो नई जारी की जाने वाली अंश होते हैं उनको इस उद्देश्य से एप्लीकेशन भेज, कंपनी के पास एप्लीकेशन भेज देता है और उसको जैसे ही शेयर अलॉट हो जाती है, ठीक है, अलॉट होती ही नहीं, यानी कि एप्लीकेशन ही भेजता है। जैसे ही उस कंपनी के अंशों की मांग में वृद्धि होती है, मांग अगर बढ़ जाती है तो उनका बाजार भाव बढ़ेगा, तो वो क्या करता है, इन अंशों को बढ़े हुए मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित कर लेता है। उसके पास अभी कोई शेयर नहीं है, उसने कंपनी में शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। अगर उस कंपनी की रेपुटेशन है तो ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी तो सीधी सी बात है रेट बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही रेट बढ़ता है तो वो जो एप्लीकेशन जितने रुपए की लगाई है उसको वो सेल कर देता है और प्रॉफिट अर्न कर लेता है। ये जो सट्टेबाज होता है अंशों का एप्लीकेशन मनी के अतिरिक्त कोई अमाउंट नहीं भेजता कंपनी के पास, क्योंकि एप्लीकेशन अमाउंट देनी इसकी मजबूरी है। बिना एप्लीकेशन अमाउंट के तो एप्लीकेशन लगती नहीं। तो इसका उद्देश्य अंशों का अलॉटमेंट से पहले ही सेल करना होता है। इस प्रकार ये न्यूनतम दम यानी कि बहुत कम पूंजी लगाकर भी अंशों में व्यवहार करने में सफल हो जाता है, और यदि उसकी आशा के विपरीत भाव गिर जाए तो उसको लॉस भी हो जाती है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे पॉइंट थे, जो टर्म्स थी जो स्टॉक मार्केट में यूज़ की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।